हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के बायोलॉजी में लेसन 2 में अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स इन एनिमल, यानी जंतुओं में हार्मोन्स। हम लोग ये सब जानते हैं कि जितने भी आपके जंतु होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनके शरीर के अंदर आंतरिक क्रियाएं होती हैं। तो उन आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय करने के लिए, उनका संतुलन बनाए रखने के लिए हार्मोन्स उपयोगी होता है। जो भी आपके जंतु होते हैं, उनके शरीर में होने वाली जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं वो हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती हैं और इसका सूक्ष्म मात्रा ही, हार्मोन्स का सूक्ष्म मात्रा ही उनके शरीर में किसी भी प्रक्रिया के लिए काफी होता है। जो जंतु होते हैं उनमें ये हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा एक पदार्थ के रूप में स्रावित होते हैं और हार्मोन्स को हम लोग सारे तंतुओं में जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैविक प्रक्रियाएं, तो उन जैविक प्रक्रियाओं को कंट्रोल और नियंत्रित और समन्वित करने के लिए दोहरी प्रक्रिया पाई जाती है। उस दोहरी प्रक्रिया में तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका समन्वय और हार्मोन समन्वय, तंत्रिका समन्वय और हार्मोन समन्वय दोनों आते हैं। और हार्मोन समन्वय को हम लोग रासायनिक समन्वय भी कहते हैं, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, जिन रासायनिक पदार्थों को उत्पन्न करती हैं, उन रासायनिक पदार्थों को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा हार्मोन्स होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स को किसी नलिका के द्वारा हमारे शरीर में नहीं पहुंचाती हैं, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वह नलिका विहीन होती हैं और हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलकर सीधा हमारे ब्लड में या रुधिर में जाता है। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलकर सीधा कहाँ जाता है? रुधिर में, और रुधिर के द्वारा ही पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं ये सबसे विकसित होता है मनुष्यों में, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां मनुष्यों में अत्यधिक विकसित पाई जाती हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे हार्मोन्स का डिफिनेशन कि शरीर में सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। ये हमारे शरीर की किसी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, किसी भी क्रिया में को करने में ये भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उस क्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। इसलिए जो हार्मोन्स होते हैं वह एक उत्प्रेरक का भी काम करते हैं। हार्मोन एक उत्प्रेरक के रूप में भी काम करते हैं। हार्मोन्स के कम या ज्यादा स्रावित होने पर भी शरीर में रोगों का कारक बनता है, यानी अगर हमारे शरीर में हार्मोन्स कम हो रहे हैं तब भी रोग होने के चांसेस होते हैं, और अगर हमारे शरीर में हार्मोन्स की मात्रा अधिक हो रही है तब भी रोग होने के चांसेस होते हैं। यानी हमारे शरीर में होने वाली जितनी अंतःक्रियाएं होती हैं उसका संतुलन बनाने में भी हार्मोन्स सहायक होता है। अब देखते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जहां से हार्मोन स्रावित होता है, वो कितने होते हैं मनुष्यों में? यहाँ पे कुछ ग्रंथियों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पहले हम लोग बस नाम देखेंगे। पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि, इसको थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। पीनियल काय ग्रंथि, पीनियल बॉडी। और इन 6 ग्रंथियों के अलावा, जैसे आपका पीयूष ग्रंथि हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड है, अधिवृक्क है और थाइमस है, पीनियल काय है, इन 6 ग्रंथियों के अलावा हमारे शरीर के आंतरिक हिस्से में कुछ अंग भी ऐसे पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? हार्मोन्स को स्रावित करने का काम करते हैं। जैसे वृक्क है, अंडाशय है, प्लेसेंटा है, आहार नाल है, त्वचा है। इन सब के अलावा हमारे पाचन तंत्र में पाया जाने वाला एक अंग होता है अग्नाशय,
जानते हैं, क्योंकि अग्नाशय जो होता है वो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करने का काम करता है। तो ग्रंथियों के अलावा कुछ अंग भी होते हैं, वृक्क, अंडाशय, प्लेसेंटा, आहार नाल, त्वचा, अग्नाशय, जो हार्मोन्स को स्रावित करने का काम करते हैं। लेकिन अग्नाशय जो होता है वो हार्मोन्स के अलावा एंजाइम भी स्रावित करता है। अब देखते हैं कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर एमिनो अम्ल टाइप में, स्टेरॉयड टाइप में और प्रोटीन टाइप में पाए जाते हैं। यानी एमिनो अम्ल से व्युत्पन्न जो आपका हार्मोन्स होते हैं वो थायरॉक्सिन और एपिनेफ्रिन होते हैं। एड्रिनल जो है वो स्टेरॉयड हार्मोन्स है, और इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। यानी एमिनो अम्ल से व्युत्पन्न थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, स्टेरॉयड से व्युत्पन्न हो गया एड्रिनल, और प्रोटीन से व्युत्पन्न जो हार्मोन्स होंगे वो होंगे इंसुलिन, ग्लूकागॉन और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स निकलते हैं वो भी आपके प्रोटीन युक्त होते हैं। अब देखते हैं कि जो हम लोग इसके पहले पढ़े हुए कि हार्मोन्स जो होता है वह रासायनिक उत्प्रेरक का काम करता है, और हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, फूट होते हैं, मरम्मत होते हैं, उनको करने का काम करता है हार्मोन्स। उन क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनसे किस किस तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। इसलिए अभी तक हम लोग पढ़े कि कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब हम लोग पीयूष ग्रंथि से स्टार्ट करते हैं कि ग्रंथियां और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स। अभी देखेंगे पहला है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। यह पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के डायनसिफिलान भाग के जो हाइपोथैलेमस भाग होता है उसमें एक वृंद इन्फंडिबुलम से जुड़ा होता है, और यह मटर के दाने के आकार का होता है। कहाँ पाया जाता है? डायनसिफिलान भाग के हाइपोथैलेमस भाग में। इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने के आकार का होता है। और यह जितने भी ग्रंथियां पाई जाती हैं हमारे शरीर में, सारे ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का ये क्या करता है? नियंत्रण करता है, और उनसे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं या अन्य ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलते हैं उनके अधिक स्रावण को भी और कम स्रावण को भी रोकने का काम करता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि होता है यह 3 भागों में डिवाइड होता है, अग्रपिंड, मध्यपिंड और पश्चपिंड। पहले देखेंगे अग्रपिंड। अग्रपिंड से स्रावित होने वाले हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड होता है उससे सोमैटोट्रॉपिक या वृद्धि हार्मोन, थायरोट्रॉपिक या थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स स्रावित होते हैं। अब देखते हैं कि पहला जो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स होता है, इस सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन के कम स्रावण, अगर किसी के बॉडी में सोमैटोट्रॉपिक या वृद्धि हार्मोन का कम स्रावण होता है तो उसकी बॉडी जो होती है यानी उसमें बौनापन आ जाता है, हाइट छोटी हो जाती है, और अधिक स्रावण से वृद्धि हार्मोन जब अधिक स्रावण होता है तब महाकायता हो जाती है, यानी शरीर अधिक वृद्धि कर जाता है। या अब देखते हैं थायरोट्रॉपिक या थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन। तो थायरोट्रॉपिक या थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से सिक्रीट होता है, यह थायराइड ग्रंथि जो पाई जाती है हमारे शरीर में, थायराइड ग्रंथि के जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम करता है, और थायराइड ग्रंथि को उद्दीपित करने का भी काम करता है थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन। अब है गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, देखते हैं। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन जो होता है वह मादा में एस्ट्रोजन और नर में एंड्रोजन हार्मोन को उत्पन्न करने का काम करता है। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन मादा में एस्ट्रोजन और नर में एंड्रोजन हार्मोन को बनाने का काम करता है,
आप देखते हैं एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह कॉर्टेक्स के भाग से उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम करता है और उत्प्रेरित करने का काम करता है। अब देखते हैं मध्य पिंड। तो जो आपके पीयूष ग्रंथि का मध्य पिंड होता है वह अल्प विकसित होता है, अधिक विकसित नहीं होता है। इसमें केवल एक ही हार्मोन पाया जाता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मध्य पिंड में सिंपल एक ही हार्मोन पाया जाता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखते हैं पश्च पिंड। तो पश्च पिंड में दो हार्मोन होते हैं, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन हो गया और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हो गया। नेक्स्ट देखेंगे अब इसके बाद से ये आपका अग्र हो गया, मध्य हो गया और पश्च हो गया। दूसरा है आपका थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है वह हमारी श्वास नली और स्वर यंत्र, जो हमारा श्वास नली होता है और स्वर यंत्र होता है, दोनों का जो संयोग स्थल होता है जहाँ पे ये जुड़े होते हैं उसके अधर तल में हमारा थायराइड ग्रंथि होता है। एच आकार का होता है ये और इसका रंग जो होता है वह पिंक कलर का होता है, गुलाबी रंग, और 25 से 30 ग्राम लगभग इसका भार होता है। जबकि यह स्त्रियों में, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में थायराइड ग्रंथि जो होती है वो बड़ी होती है। अब देखेंगे कि जो थायराइड ग्रंथि होता है यह रुधिर से आयोडीन को ग्रहण करके, थायराइड ग्रंथि रुधिर से आयोडीन को ग्रहण करके थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन्स का संश्लेषण करता है। थायराइड ग्रंथि आयोडीन को रुधिर से ग्रहण करके थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन का संश्लेषण करता है। अब इसमें से देखेंगे कि थायराइड ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करती है। तो थायराइड ग्रंथि सिक्रीट करती है थायरॉक्सिन हार्मोन और उसके बाद हो गया ट्राईआयोडोथायरोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन। ये तीन हार्मोन्स आपके थायराइड ग्रंथि से सिक्रीट होते हैं। अब देखेंगे पहला जो आपका थायरॉक्सिन होता है वह हार्मोन टायरोसिन अमीनो अम्ल और आयोडीन से मिलकर के बना होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन टायरोसिन अमीनो अम्ल और आयोडीन के संयोग से बनता है। इसकी जब कमी होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की जब कमी होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरायडिज्म। थायरॉक्सिन की कमी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोथायरायडिज्म। और हाइपोथायरायडिज्म की कमी से होने वाले रोग होंगे जड़वामनता, सामान्य घेंघा रोग और हाशिमोटो रोग, यानी क्रेटिनिज्म, सिंपल गेटार और हाशिमोटो डिजीज। थायरॉक्सिन की कमी से पहला रोग होता है जड़वामनता, जिसमें बच्चे जो होते हैं बौने होते हैं, क्रूप होते हैं, बच्चों की जीभ मोटी होती है और इनकी त्वचा जो होती है वो शुष्क होती है और पेट उनका जो होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ये लक्षण होता है जड़वामनता और क्रेटिनिज्म का। दूसरा देखेंगे सिंपल गिटार। सिंपल गिटार में क्या होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के कम स्रावित होने की वजह से जो थायराइड ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और फूलने के बाद में बाहर की ओर उभरी हुई नजर आती है। आगे देखेंगे हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज जो होता है इसमें क्या होता है कि शरीर में जब यह रोग होता है तो शरीर में एंटीबॉडीज या जब कोई हार्मोन निकलता है तो प्रतिविष का काम करता है। जिससे क्या होता है प्रतिविष बनने लगता है, एंटीबॉडीज बनने लगता है जो थायराइड ग्रंथि को ही नष्ट करने लगता है। अब देखेंगे हाइपरथायरायडिज्म। हाइपोथायरायडिज्म हो गया। हाइपरथायरायडिज्म का मतलब कि जो थायराइड ग्रंथि में ये थायरॉक्सिन होता है इसका अधिक स्राव है। हाइपोथायरायडिज्म का मतलब कि थायरॉक्सिन का अधिक स्राव है। थायरॉक्सिन के अधिक स्राव से होता है घेंघा रोग, ग्रेव रोग और प्लूमर रोग। घेंघा रोग जिसको हम लोग एक्सोथैल्मिक गिटार बोलते हैं, इसमें क्या होता है जो नेत्र गोलक होते हैं वो बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं और नेत्र गोलक के नीचे की साइड में श्लेष्मा के अधिक इकट्ठा होने से जो नेत्र का गोलक होता है वो बाहर की ओर उभरा और निकला हुआ होता है। अब देखेंगे ग्रेव रोग। अब हम लोग पढ़ रहे थे थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बारे में, तो ये
और चौड़े हो जाते हैं और नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्मा एकत्रित होने की वजह से क्या होता है कि जो नेत्र गोलक होते हैं वो बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं। अब देखते हैं ग्रेव रोग। ग्रेव रोग में जो थायराइड ग्रंथि होती है वह सामान्यतः फूल जाती है एक समान रूप से। और प्लूमर रोग में क्या होता है कि प्लूमर रोग में जो थायराइड ग्रंथि होती है उस थायराइड ग्रंथि में गांठें आ जाती हैं, जगह जगह उसमें गांठ बन जाता है। अब देखते हैं कि जो थायराइड ग्रंथि थी उसमें पहला हार्मोन था हम लोग पढ़े थायरॉक्सिन, अब दूसरा है ट्राईआयोडोथायरॉक्सिन। ये लगभग आपके थायरॉक्सिन हार्मोन की तरह ही काम करता है, और दूसरा देखते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। ये क्या करता है कि यूरिन में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और नियंत्रित करने के साथ साथ जो रुधिर का पराशर दाब होता है उसको बनाए रखता है, जिससे रुधिर की मात्रा और दाब दोनों संतुलित रहते हैं। तीसरा आपका ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। यह दो जोड़ी होती है और थायराइड ग्रंथि के जो पृष्ठ तल होते हैं वहां पर ये धंसी हुई अवस्था में पाई जाती है। और पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है उसमें मुख्यतः दो तरह के आपके हार्मोन्स निकलते हैं, पैराथार्मोन और दूसरा कैल्सिटोनिन। पैराथार्मोन जो होता है यह अस्थियों या हड्डियों की वृद्धि में और दांत के निर्माण में सहायक होता है, लेकिन कैल्सिटोनिन जो होता है यह सीधा आपके पैराथार्मोन का उल्टा काम करता है, यानी ये ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग को उत्पन्न करता है, जिसमें कैल्शियम के अतिस्राव होने की वजह से कैल्सिटोनिन के अतिस्राव होने की वजह से कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है और इसमें आपका ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होती है, हड्डियां कोमल और सॉफ्ट हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं, जिसके कारण हड्डियां मजबूत नहीं रहती। अब देखते हैं कि कैल्सिटोनिन के अधिक स्राव जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, और जब कैल्सिटोनिन का जब कम स्राव होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, और जब कैल्सिटोनिन का अधिक स्राव होता है तो उस अधिक स्राव को हम लोग बोलते हैं हाइकैल्सीमिया। अब देखेंगे एड्रिनल ग्रंथि मुख्यतः जो हमारी किडनी होती है, वृक्क होता है, उसके ऊपर जो अधिवृक्क पाया जाता है, अधिवृक्क के ऊपर टोपी की तरह जो संरचना पाई जाती है वहाँ ये उपस्थित होता है। ये 4 से 6 ग्राम होता है और इसमें मुख्यतः 2 भाग होते हैं, वल्की भाग और मज्जक पिंड। तो वल्की भाग जो होता है एड्रिनल ग्रंथि का बड़ा भाग होता है, 80 से 90% भाग बनाता है, जबकि मज्जक पिंड जो होता है ये एड्रिनल ग्रंथि का 10 से 20% भाग बनाता है। एड्रिनल ग्रंथि में उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन होते हैं वो मुख्यतः स्टेरॉयड निर्मित होते हैं और ये वसा में घुलनशील भी होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हार्मोन जो होते हैं उनके अणुभार कम होने की वजह से वे जल में घुल जाते हैं और विसरण प्रक्रिया के द्वारा वो रुधिर तक पहुंचते हैं। लेकिन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं और मुख्यतः ये स्टेरॉयड निर्मित होते हैं। अब देखते हैं कि एड्रिनल ग्रंथि में उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स। पहला हार्मोन है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। यह जो होता है वृक्क में सोडियम और कैल्शियम, उसके अलावा आंत में भी, वृक्क और आंत में पहले देखेंगे कि वृक्क में सोडियम और कैल्शियम के आयन्स का पुनरावशोषण करता है और पोटेशियम आयन का उत्सर्जन करता है, और उसके साथ साथ जो आंत होता है उसमें कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में मुख्यतः 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, कार्टिसोल और कार्टिकोस्टेरॉल। इसमें क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का उपापचय का नियंत्रण यहाँ होता है, और उसके साथ साथ कैलोजन तंतुओं को बनने से ये रोकते हैं, जिससे
गठिया रोग होने का खतरा कम होता है। और इस हार्मोन्स का उपयोग ज्यादातर एलर्जी के इलाज में, और जब अंगों का प्रत्यारोपण होता है, किसी अंगों का प्रत्यारोपण जब होता है आंतरिक अंगों का, या शल्य चिकित्सा में अंगों का जब प्रत्यारोपण होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट देखेंगे